पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन में जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रेवलेंस विद टाइम बढ़ रही है, व्हाट डू यू थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जंक फूड की वजह से बर्गर्स हैं, शवारमा है, पिज़्ज़ा है, हाई कैलोरिक डेंस कैलोरिक फूड है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी अपनी पसंद की शुरू करें। अगर मुझे 1800 कैलोरीज की ज़रूरत है, अगर मैं 2000 ले रहा हूँ या 3000 ले रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा मुझे डिपॉजिट हो जाएंगी फैट की शक्ल। एक बर्गर वो आपके पूरे दिन की ग़िज़ा है, खाक है। उसके साथ अगर हम रोटी और साथ घी भी लगा लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज, ये डेंस कैलोरीज हैं। आपकी आंख के पर्दे में खून आ रहा है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक फॉर जितना जल्दी आपको शुगर है। तो उसमें कॉमन क्या सिम्टोमोलॉजी पेशेंट को हो सकती है? 50% लोग ऐसे होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। उनको अचानक, जैसे आपने बताया, कि पता चलता है। रेजिस्टेंट डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में क्या स्टेट? ऐसे होता है कि हम जो पेशेंट होता है, एक्चुअली उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, हम इंसुलिन दे रहे होते हैं। यानी अगर ओवरवेट हैं तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बेसिकली। अगर आपका आँख का पर्दा मुतासर है तो साथ बहन यकीनन आपके गुर्दे भी मुतासर होंगे। नई नई डायबिटीज़ हुई है और इतना ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, उनमें खास वेट लॉस के बाद वो डायबिटीज़ आपके रिवर्सल में चला जाता है। शुगर के मरीजों के जो आपका पाँव वो दे आर वेरी 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 सेंसिटिव। टीसें पड़ती हैं, ऐसे लगता है कोई छुरी से काट रहा है, फिर सुइयाँ चुभती हैं, कोई ऐसे लगता है कोई खंजर मार रहा है पैरों के अंदर। कोशिश करें कि घर के अंदर भी हों या आप बाहर भी हों तो नंगे पाँव ना चलें। Assalamu alaikum Pakistan, and welcome all the listeners on the new episode regarding your health. So this is an initiative from the new TV, or this initiative is a health initiative, and inshallah from the day one I have decided that I'm going to give you all those top-notch people जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं और अपनी फील्ड के बहुत ज़्यादा माहिर लोग हैं, और उनसे हम वो तमाम बातें जो आम जनरल पॉपुलेशन को पता चल सकती है, जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, और ऐसी बीमारियां जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है उनको आप पहले से एड्रेस करके उनको ठीक करेंगे। आज हम जिस बारे पे बात करने लगे हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल फिनोमिना। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना, पूरी दुनिया इस वक्त, और वो मुल्क जो इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुके हैं या वो तरक्की याफ्ता होने के करीब तर हैं, उन मुल्कों के अंदर इस बीमारी की शरह को कंट्रोल किया गया है इस तरह कि उसकी तादाद में, लोगों की तादाद में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसमें कमी लाई गई है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा डिलेमा और बहुत बड़ा इशू है, और जो बीमारी जिसके बारे में हम बात करने लगे दैट इज़ डायबिटीज़। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रफली 27 to 28% अडल्ट पॉपुलेशन सफ़र कर रही है फ्रॉम डायबिटीज़, और इशू ये है कि वो पॉपुलेशन विद टाइम बढ़ रही है। इसको अगर हम कंपेयर किया जाए मिडिल ईस्ट में, तो कतर इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जिसने ये एग्जांपल कोट की, जिसने उन्होंने अपना डायबिटिक प्रेवलेंस रेट थोड़ा सा कम किया है। अब जो बात करने के लिए जिस हमने शख्सियत को आज, जिन प्रोफेसर साहब को, जिन टीचर को हमने इनवाइट किया है, ही इज़ वेरी डियर टू मी एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन एंड अ लेजेंडरी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, Dr. Imtiaz. Sir, thank you very much for taking time out. Thank you, Dr. Zain. And I know it's a very busy schedule of yours. So आपने बहुत 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 शुक्रिया आपका। तो सर, we'll start with the diabetes. It's a very huge topic. तो अब आपके लिए तो करेंगे। सर, आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन में जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रेवलेंस विद टाइम बढ़ रही है, व्हाट डू यू थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो हमारी अंडर कंसिडरेशन है, जो हम जिस चीज़ पे ज़्यादा गौर करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़, बिकॉज ज़्यादा कॉमन है। 95% जो लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से हैं। टाइप 2 से लोग समझते हैं कि शायद ये बड़ी नीचे दर्जे की डायबिटीज़ है, हालांकि ये बहुत बड़ी डायबिटीज़ है। टाइप 1 लेस कॉमन है, बच्चों में है, ये यंग एडल्ट्स के अंदर होती है। वो उसका ताल्लुक हमारे शायद दूसरे, उसके पीछे और वजूहात हैं, लेकिन जो टाइप 2 के वजूहात हैं वो ऐसी वजूहात हैं जिससे हम अगर अच्छा कंट्रोल करें तो इससे हम बच भी सकते हैं। True. किसी ज़माने में हम जब स्टूडेंट थे या जब हम बहुत अर्ली स्टेज पे थे तो हम कहते थे अगर डायबिटीज़ हो गई है ये आपकी किस्मत है, आप इससे बच नहीं सकते, डायबिटीज़ को रोकना नामुमकिन है। तो लेकिन आजकल अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लेके आएँ तो हम डायबिटीज़ को रोक भी सकते हैं। तो आजकल हम इस पे भी गौर कर सकते हैं कि स्टॉप डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ को रोका जाए, और खुदा ना खासा अगर किसी को हो भी जाए तो उसको भी अगर इनिशियल स्टेज पे अपना लाइफस्टाइल बदल ले, अपने वज़न पे कंट्रोल कर ले, अपनी ज़िंदगी के असूलों पे कुछ समझौता कर ले,
तो हम इसको सही है, देखिए ख़त्म भी कर। देखिए दिस इज अ 32 ईयर एक्सपीरियंस लेडीज एंड जेंटलमैन सर जो है माशाल्लाह ही इज कंसल्टेंट फ्रॉम 1986 इमेजिन इट्स 25 नाउ सो मोर देन 33 ईयर एक्सपीरियंस एंड ही इज टेलिंग कि अब वी कैन और ये सब लॉजिकल साइंटिफिकली प्रूवन बात है जो सर ने की है कि इट कैन बी कंट्रोल्ड इस तरह कि इंस्टेड ऑफ with the medication and all early diagnose कर लें तो with lifestyle modification and weight loss we can control it इसमें आप lifestyle modification को और early symptomatology को अपने type 2 patient है suppose आपके parents हैं they are suffering from type 2 diabetes तो आप being a son और being a doctor कौन सी एज ब्रैकेट होती है जिसमें उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हमने अपना बात करनी है। देखिए जो बात ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेटली कि इसमें अब एज ब्रैकेट रही नहीं है। हमारे पास बहुत यंग पेशेंट आते हैं, बच्चे जैसे अगर 20 साल का 22 साल का भी बच्चा है, अगर उसका वज़न ज़्यादा है, आपको पता है कि जो यंग जनरेशन है, जो नई पौध है, उसका जो लाइफस्टाइल बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हो चुका हुआ है। जो अगर हम अपने बचपन को याद करें तो और तरह से हम खेल कूद ज़्यादा करते थे, खाना वगैरह भी खाते थे, लेकिन वज़न हमारे उतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है वो जंक फूड की वजह से जो स्पेशली जो दूसरी फूड्स हैं जैसे बर्गर्स हैं, शवारमा है, पिज़्ज़ा है, हाई कैलोरिक डेंस कैलोरिक फूड है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उन लोगों का बच्चों का ज़्यादा है। लेकिन जो कॉमनली हम जो स्क्रीनिंग शुरू करते हैं हमें कि बहुत केयरफुल होना चाहिए, वो 40 साल की उम्र पे हम स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी अम्मी को, अब्बू को, बहन भाई को डायबिटीज़ है तो आप अपने स्क्रीन आप करवाएं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फिर भी आप स्क्रीन करवाएं। और अगर उसके साथ अगर हमारा बैठने का काम ज़्यादा है और वो ख़वातीन जिनको ज़माने हमल में डायबिटीज़ हुई या उनके बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है पैदाइश के वक्त, तो वो भी अपने जो है स्क्रीनिंग करवाएं। बिल्कुल ठीक। तो सर उसमें आप जो रिकमेंडेशन करते हैं वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओजीटीटी करते हैं या HbA1c एडवाइस करते जो हैं? अब के ज़माने में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस एक था, लेकिन उसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो उतनी नहीं है। यानी इसको दोबारा अगर करना चाहे तो समय हो मुश्किल, सकता है वो हाँ, रिजल्ट ना मिले। सही सर। लेकिन HbA1c जो कि पिछले 3 से 4 महीने का टेस्ट है, जी सर। ये आजकल इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। बिल्कुल ठीक अगर है आपका ये 6.5 से ऊपर है तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ हमें हो गई है। लेकिन इससे पहले एक ग्रे एरिया है, यानी जिसमें हमें कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने का चांस है। यानी अगर 5.7 से 6.4 के दरमियान आपका HbA1c है तो हम कहते हैं ये ग्रे एरिया, आपको चांस है कि डायबिटीज़ हो जाए। राइट। तो हमें जो रखना है, जो नॉर्मल आदमी का A1C वो 5.7 से नीचे है। बिल्कुल सही सर, तो बिल्कुल सही। और दूसरा अगर हम जो शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, अगर किसी आदमी का शुगर फास्टिंग शुगर यानी नाश्ते से पहले जो शुगर है या खाने से पहले किसी भी वक्त 12 घंटे का नाश्ता किए हुए हो गया या रात का खाना खाए हुए हो गया, तो हम जो फास्टिंग जिसको शुगर कहते हैं वो अगर 126 से ज़्यादा है तो हम डायबिटीज़ कहेंगे। राइट और सर। अगर 200 मिलीग्राम से रैंडम खाना खा के होती है या दिन में किसी वक्त तो वो भी हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन ये ग्लूकोमीटर वाली शुगर नहीं है, ये जो आप लैब से करवाएंगे जो प्लाज्मा ग्लूकोज है ये उसकी रीडिंग है। राइट सर, क्योंकि अक्सर ये ऐसा आपकी बात क्योंकि वो उसी वक्त पिक करके चेक करके नहीं जी हमें, तो दैट इज ट्रू, दैट इज राइट। सो सर देखिए ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी फॉर ऑल द व्यूअर्स कि यू हैव टू बी, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को है। और सर जिस तरह आपने ग्रे एरिया का जिक्र किया, आपके ख्याल में अगर एक पेशेंट है जो सपोजिटली 110 kg पे है या 105 kg के ऊपर है और उसकी हाइट है सपोज 5'11" और 6 फीट है, तो आइडियल वेट BMI के हिसाब से आप खुद अपना ऑनलाइन या जिस तरह भी चेक करें या आपको स्टैंडर्ड देते कि जी इतना एक वेट स्टैंडर्ड से भी लो हो तो दैट पेशेंट विल बी अ गुड पेशेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग इनटू डायबिटिक। देखिए उसमें डायबिटीज़ के जो प्री डायबिटीज़ हम जैसे बात की कि हम ग्रे एरिया के अंदर हो, यानी जिसको प्री डायबिटिक या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें एक अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत कम लोग हमारे पास इस स्टेज पे रिपोर्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी जैसे आपने एग्जांपल दी, अगर 110 kg का वेट है और उसकी हाइट भी है, उसका BMI अगर ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हाइट और वेट का जो हम एक रेशो सी बनाते हैं, तो आप इजीली हर जगह ऐप्स अवेलेबल हैं, आप अपने कंप्यूटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक सादा सा फार्मूला है उसके लिए, आप ये कहें कि अपना मौजूदा जो वज़न है उसका 5 से 7% वज़न वो कम कर लें। 5 से 7%, ये बड़ा एक छोटा सा टारगेट है और डूएबल है, बिल्कुल जो सर। किया जा सकता है। और अपनी ज़िंदगी में 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी अपनी पसंद की, ब्यूटीफुल। 150 मिनट, यानी अगर 6 दिन करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें, तो आपके जो बनते हैं तकरीबन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आप आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी पसंद की शुरू करें।
तो एक तो इसमें हम इससे बच सकते हैं, और दूसरा अपनी डाइट के अंदर जितनी हम कैलोरीज को कम करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम 1 पाउंड वजन कम करना चाहते हैं तो हमें अंदाजन 3500 कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। 3500 कैलोरीज। और अक्सर मैंने देखा सर, मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो एक्चुअली द फूड दे आर टेकिंग, दे नो द कैलोरिक वैल्यू ऑफ दैट फूड। और हम लोगों को भी, मैं हैरान था, मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स से वो अभी आए थे, दे नो, अगर सपोज इफ दे आर ईटिंग अ चॉकलेट ना, तो दे नो आई हैव टेकन दैट मच ऑफ कैलोरी एंड आई वांट टू बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट, तो मैंने इतना कैलोरी लेना है और इतना कैलोरी से मैंने अवॉइड करना है। सो ये जो कैलोरिक डेफिसिट और कैलोरिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, को थोड़ा सा सजा, क्योंकि आई वांट कि थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन को भी इस बात का पता चले कि सपोज एक ह्यूमन फीमेल पेशेंट है, यंग फीमेल पेशेंट है और एक यंग मेल अडल्ट है, तो उसको अगर उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए एक डे की, और अगर उसको कैलोरिक डेफिसिट करना है तो उसको कितना कैलोरिक डेफिसिट करेगा, और थोड़ा सा उसको हमारा जो न्यूट्रिशन वेट, जैसा रोटी है या चावल है, उसके हिसाब से थोड़ा सा बता दें ताकि उन पेशेंट्स के लिए बड़ा ईजी हो जाए और जनरल पॉपुलेशन। देखिए, जो हमें जो चीज़ है कि अगर हमने जैसे आपने बताया कि हमें कैलोरीज कितनी, 1800 कैलोरीज हमें एक, अगर नॉर्मल हम काम काज करते हैं तो हमें 1800 कैलोरीज है। कुछ इसमें हमें बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जो हमारे बॉडी ने इस्तेमाल करनी है वो हमने लेनी है। इससे ऊपर जो हम ले रहे हैं वो हमारी वो जिस्म में, वो अगर जो एक्स्ट्रा कैलोरी, मसल अगर मुझे 1800 कैलोरीज की ज़रूरत है, अगर मैं 2000 ले रहा हूँ या 3000 ले रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा मुझे डिपॉजिट हो जाएंगी फैट की शक्ल में, ये मेरे बैंक में चली जाएंगी, जो मुझे कभी खर्च करनी पड़ेगी, और वो एक डिपॉजिट होगा, और ये फिक्स डिपॉजिट होता है। बिल्कुल सही सर। तो मुझे कोई मुश्किल, अगर 1800 कैलोरीज को हम ब्रेक डाउन करें रोटी के हिसाब से, चावल के हिसाब से, तो किस तरह? अच्छा, हमें जो अवॉइड करना होता है ना वो डेंस कैलोरीज ऐसी होती हैं, जैसे अगर आपने एक बर्गर ले लिया या पिज्ज़ा ले लिया, तो एक बर्गर वो आपके पूरे दिन की गुज़ा है। अगर आपने एक बर्गर खा लिया तो आपको फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। तो ये जो बर्गर आप हर 3 दफा दिन में खाते हैं तो साथ अगर कोक एंड फ्राइज हैं तो वो आप कैलोरीज पे 4000 कैलोरीज। अगर आप एक रोटी, अगर सादा रोटी खाते हैं या सादा आधी प्लेट बॉयल्ड राइस के ले लेते हैं, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा लेते हैं, सैलड लेते हैं, देखें जो ज़्यादा है कि हम रफेज ज़्यादा लें, यानी वो चीज़ें ज़्यादा खुराक में लें, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों का सलाद है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे गोश्त है, प्रोटीन है, ये हम इस्तेमाल करें, इनकी कैलोरिक वैल्यू कम है। जो फैट की कैलोरिक वैल्यू है वो 9 कैलोरीज पर ग्राम है। 9 कैलोरीज पर ग्राम। देखिए आई मीन जस्ट इमेजिन कि आप अगर सपोज वो जिस दाल और साग के ऊपर आप वो मक्खन डाल दिया तो वो कितना तो आप इसे तस्वर करें। और जो कार्बोहाइड्रेट, जो रोटी या चावल है, उसकी 4 कैलोरीज पर ग्राम है। That's true. अगर हम इसके अंदर जब मिक्सचर बना लेते हैं, जैसे आपने बताया साग है, उसके साथ अगर हम रोटी और साथ घी भी लगा लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज, ये डेंस कैलोरीज है, यानी अगर आपने 1 चम्मच भी घी का डाल लिया, 2 चम्मच डाल लिए, तो आपने एक खासी कैलोरीज बढ़ा दी। तो कोशिश करें कि अगर हम डायबिटीज़ को रोकना चाहते हैं तो ये टारगेट जिनमें कि 5 से 7% वजन कम करना है। सादा लफ्जों में है कि अगर किसी का आपका 100 kg वजन है तो वो 95 पे ले आए। तो ये सर यूं पे ये तो इतना कोई इतना 93 पे ले आए या 95 पे ले आए, तो आपको अगले 3 साल शुगर होने का खतरा तकरीबन 60% कम हो जाता है। एक्सीलेंट सर। तो देखिए दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पब्लिक मैसेज, तो यू हैव टू रिड्यूस योर वेट जी। अगर सपोज, और वो पेशेंट जिनकी वालिदैन में से किसी एक को शुगर है तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर सेकंड आपसे पूछना है, अब सपोज एक पेशेंट को शुगर हो गया, अब मैं मतलब आपको जिस तरह बताया, ये बल्कि सर हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, यानी कि शुगर और आंख वालों का चोली दामन का थात होता है। शुगर वाले आंख वालों के पास भेजते हैं, आंख वाले शुगर वालों के पास भेजते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि हम किसी पेशेंट के मरीज का पर्दा देखते हैं और उसके आंख के पर्दे के अंदर खून की नालियों में थोड़े बहुत स्पॉट्स आए होते हैं या ब्लड आया होता है, और हम उससे पूछते हैं कि आप शुगर की दवाई खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं? वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें तो शुगर है ही नहीं। आप कह रहे हैं शुगर, मैं कहता हूँ भाई आपके शुगर, आपकी आंख के पर्दे में खून आ रहा है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर जितना जल्दी आपको शुगर है, तो फिर वो जाके पता चलता है कि और उनको सर ये जो कंडीशन है जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता, यानी कि उसको कोई ऐसे ना मतलब ऐसे क्राइसिस में गया और वो 4-4, 5 साल 3-3 साल में भी 2-2 साल कोई ट्रीटमेंट के बगैर विद हाइपरग्लाइसीमिया चलता जाता है। सर उसमें कॉमन क्या सिम्टोमोलॉजी पेशेंट को हो सकती है, ताकि हम उनको जरा देखिए, जो 50% लोग ऐसे होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होती, उनको अचानक जैसे आपने बताया कि पता चलता है, किसी ऐसे हंसी मजाक में घर में कोई ग्लूकोमीटर लेके आ गया तो वो किसी ने ब्लड शुगर चेक की तो पता चला जी 50% आधे लोग 50% इज अ ह्यूज अमाउंट, तो उनके अंदर कोई, उनको पता है कोई सिम्टम्स नहीं होते।
दूसरा ये है कि वैसे इंश्योरेंस के लिए कोई चला गया, ये वैसे चेकअप के लिए गया हाँ, था, ये कोई रूटीन चेकअप तो पता लगा जी मुझे तो डायबिटीज शुगर है। है, हाँ। जैसे अगर वो आंख के पर्दे के लिए, जैसे किसी आंख के चेकअप आंख के का लिए चले, चेकअप, हाँ, तो ब्लर आप हाँ। मतलब जैसे आगे आप जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देखा, क्योंकि आंख वो खिड़की है जहाँ से आप खून की नालियों को बराह रास्त देख सकते बराह हैं। रास्त देख सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये शुगर इनकी खून की नालियों की इस वक्त क्या पोजीशन है। जिस्म के किसी हिस्से को की खून की नालियां डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं नहीं दे देख सकते, सकते, वो exactly। छोटी नन्ही नन्ही नालियां। लेकिन साइंस ने एक जो चीज़ प्रूव की है कि अगर आप अच्छा कंट्रोल करते हैं, ये ट्रायल्स हुए हैं दुनिया के अंदर, जैसे उन्होंने तजर्बात किए हैं, टाइप 1 पे भी हुआ है, टाइप 2 पे भी हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आप शुगर लेवल को अपना अच्छा मेंटेन रखते हैं, हाँ, में अच्छा मेंटेन रखते हैं, तो आप माइक्रोवैस्कुलर यानी ये जो रेटिनोपैथी यानी आंख के पर्दे की बीमारी, गुर्दों की बीमारी और नर्व्स की बीमारी, न्यूरोपैथी, इन सबको रोक सकते हैं। बिल्कुल सही, और अगर खुदा ना खासा हो भी कि उसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। उसको उसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है उसको कम किया जा सकता है, अंधेपन को रोका जा सकता ट्रू, है। बिल्कुल ट्रू। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको, और बहुत सारे हमारे फिजिशियंस भी हैं, या अब हम वैसे में हम कोशिश मैं करता हूँ अपने पेशेंट्स को, हम साल में कम से कम जो नॉर्मल आदमी है उनको साल में एक दफ़ा ज़रूर आइज़ के डॉक्टर के, आंखों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपना फंडस का एग्जामिनेशन कराएं, या आंख का जब पर्दा, लोग कहते हैं जी मैंने आंख का ऑपरेशन करवाया था, मैंने कहा वो तो आपके लेंस का ऑपरेशन है, एग्जैक्टली। ये वो आंख का पर्दा पीछे होता है और वो ज़्यादा मुतासर होने का चांस होता है, तो उसका लाजमी टेस्ट करवाएं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, मैं तो इस बारे में इतना ज़्यादा फर्म मेरा बिलीव हो गया है कि आपने जो शुगर वाला पेशेंट है ना, उसका लाजमी पर्दा आपने जो है ना, लाजमी लाजमी। और हम लोग तो प्रोग्रेशन डायबिटीज़ की जो हमारी प्रोग्रेशन होती है, वो उसके इंडिकेटर ही हमारे पास उसका रेटिनोपैथी की, एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसमें टीआरडी और या नियर टू ब्लाइंडनेस होता है, उसमें सारा काम ही हमने शुगर के लेवल को। अब सर देखिए, मैं जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने नोट किया है सर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं हुआ रेजिस्टेंट है, HbA1c 11 से नीचे नहीं आ रहा, HbA1c 14 से नीचे नहीं आ रहा, और आप उसको 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन दे रहे हैं, आपको 100 यूनिट्स लगा रहे हैं इंसुलिन के, और हम लोग उनकी रेटिना की सर्जरी कर रहे हैं, फिर ब्लीड कर रहा है, फिर दोबारा ऑयल डाल रहे हैं, और फिर आपके पास या मतलब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट शुगर वालों के पास। सो रेजिस्टेंट डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में क्या स्टेक? देखिए जो रेजिस्टेंट होती है वो ऐसे होती है कि हमारा डायग्नोसिस कुछ गलत हो जाता है कई दफ़ा। कैसे होता है कि हम जो पेशेंट होता है एक्चुअली उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, हम इंसुलिन दे रहे होते हैं, यानी अगर ओवर वेट हैं तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बेसिकली। तो हमें बेसिकली जो फोकस करना है उनके लाइफस्टाइल पे फोकस करना है कि अपना वज़न कम करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करें। तो ये है, और कुछ आजकल जैसे अद्वियात ऐसी हैं जो आपके वज़न को भी कम करती हैं, आपके शुगर को भी अच्छा कंट्रोल करती हैं, और वो बड़ी ही पॉपुलर और दिल के लिए मुफीद है और आपके गुर्दों के लिए भी मुफीद है। अच्छा, एक जो बड़ा ताल्लुक हमें समझ आता है, आपने भी नोट किया होगा कि अगर आपका आंख का पर्दा मुतासर है तो साथ बैन यकीनन आपके गुर्दे भी मुतासर होंगे, क्योंकि दोनों खून की बारीक नालियां हैं, दोनों तरफ हैं। तो खास उस जिसके आंख के पर्दे में इफेक्ट है तो उसको अपने गुर्दे भी चेक करवाने चाहिए, और ये भी हमें साथ करना चाहिए। तो रेजिस्टेंट डायबिटीज़ को अगर हाँ जिसको इंटेंसिफिकेशन की ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, वो करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि लाइफस्टाइल, मैं इसको 70% वेटेज देता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। 30% आपकी मेडिसिन है, 70% हमारा जो अपना लाइफस्टाइल है। और हम उनको खाने को डिग आउट करते हैं, पता करते हैं, वो निहारियाँ भी खा रहे होते हैं, नान भी खा रहे होते हैं, हलवा पूड़ी भी चल रही होती है, पाए भी चल रहे होते हैं, हमारी शुगर नहीं ठीक हो रही। तो शुगर का बराह रास्त ताल्लुक है कि आप जितना ग्लूकोज बनाते हैं आप उसको कंट्रोल करें, यानी आप कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को, जो आजकल ट्रेंड है कि अगर डायबिटीज़ को रिवर्सल में लेके जाते हैं कि हम कहते हैं वेरी लो कैलोरिक डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करें, उससे आपका जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाता है, आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर जाती है, बात बंद हो जाती है, और गोलियों की मिकदार कम हो जाती है। तो इस पे अब जो क्वेश्चन मेरा सेकंड आ रहा है, आजकल एक बड़ा ड्रग ऑफ चॉइस आजकल निकली हुई है जो कि एक नॉर्मल हेल्दी लोग भी वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब वी कैन टेक द नेम दैट इज ओजेम्पिक, उसके जो डिफरेंट नेम है, डिफरेंट ट्रेड नेम से और भी आ रहा है। तो सर इसके बारे में आपका क्या स्टेक है फॉर द वेट लॉस एंड सेकंड फॉर द नॉर्मल पीपल टू यूज इट, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द सर्जरी। देखिए जैसे जो हमें पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं मोस्टली वो ओबीस होते हैं, वज़न उनका ज़्यादा होता है, तो उनमें हमारे जो टीचर ये कहा करते हैं कि अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसको ये दवाई लेनी चाहिए, सेमाग्लूटाइड, यानी हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है। तो ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद अदर मेडिकेशंस, कि हम दूसरी अद्वियात भी साथ देते हैं, इससे वज़न का जो है बेहतरी होती है, और दूसरा इसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं आपके हार्ट पे, दिल पे, और दूसरा है कि आपके गुर्दों पे भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं।
लेकिन इसके जो वज़न की जो कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जी सर। वो थोड़ा सा डिफरेंट नीम के साथ है, लेकिन उसमें जो डोज भी ज़्यादा है। यानी अगर हम यहाँ पे 1 मिलीग्राम दे रहे हैं डोज, तो वो हम 2.4 मिलीग्राम वेट लॉस के लिए, वो अनफॉर्चुनेट वो डोज पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। तो Yes. तो 2.4 मिलीग्राम जो वेट, तो इस तरह जो वज़न कम करने से हमें 2 फ़ायदे मिल जाते हैं कि एक बंदा अगर प्री डायबिटीज़ में आपने ये पेशेंट को दे दी है, तो Exactly. आपका वेट लॉस होता है और जो डिजीज़ होने का ख़तरा वो भी वो टल कम गया। हो जाता है, हाँ। आपका वज़न अगर कम हो गया, अगर आप 10% बॉडी वेट तक कम कर लेते हैं, जैसे Yes. 10% वेट कम A हो lot, जाता है। a lot of it. और इससे भी अच्छी अद्वियात हैं, जैसे ट्रिज़ेपेटाइड एक हाँ, दवाई है, right. इंजेक्शन है, वो भी हफ्ते में 1 दफ़ा लगता है, वो 10% से भी ज़्यादा वेट कम करता है। और Excellent. कुछ ऐसी सर्जरीज ऐसे आ गई हैं Yes. ये मैं तो बात जो करने जो थी, हाँ। मेटाबॉलिक सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी Yes, sir. करते हैं, Yes, sir. जिसमें आपके मैदे के अंदर कुछ ऐसी कर दी जाती है जी, yes, yes, तो sir. जिसकी वजह से आपका जो है वज़न वो कम हो जाता है और डायबिटीज़ रिवर्सल भी हो जाती है। अगर नई नई डायबिटीज़ हुई है और इतना ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, तो उनमें एक ख़ास वेट लॉस के बाद वो डायबिटीज़ आपके रिवर्सल में चला जाता है। Right. तो So आपका स्टेक है, that is as a good thing. I mean, नॉर्मल बंदा जो प्री डायबिटिक हो सकता या डायबिटिक हो सकता है, तो आपका स्टेक है बीइंग एन एक्सपर्ट, माशाल्लाह, ये यू कैन गो फॉर एग्जाम्पल आप लगाते इतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसके आपके, और मैं साइड इफेक्ट्स आपके जहन में जो है, मतलब फेस, वो मास्क फेसेस हो जाते हैं, इज इट बिकॉज ऑफ Ozempic और इज इट बिकॉज ऑफ लो स्टाइटी वैल्यू या थोड़ा सा इसमें ना एक जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि देखिए लोग ओज़ेम्पिक ले लेते हैं लेकिन अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करना चाहते। वो कहते हैं प्रॉब्ली ओज़ेम्पिक एक लाइसेंस है उनके लिए कि जो मर्जी करें, ठीक है, जो मर्जी खा पी सकते हैं। तो ये किसी हद तक, लेकिन क्योंकि ओज़ेम्पिक की खूबी ये है कि इसकी मैकेनिज्म एक्शन ऐसा है कि आपकी भूख को यानी स्टाइटी को बेहतर करता है, थोड़ी खुराक से आपको तसल्ली हो जाती है, तो वज़न भी इस वजह से कम होता है, हंगर को भी आपके करता है। लेकिन लोग लाइफस्टाइल को नहीं बदलते। लाइफस्टाइल अगर आप लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा डाइट को कंट्रोल करते हैं और ओज़ेम्पिक यूज़ करते हैं या दूसरी जो इसके साथ दूसरी अद्वियात यूज़ करते हैं, तो आपके मुतासर होते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि इसके साथ बॉडी मैस जो आपका मसल मैस है वो कम होता है। ये मसल मैस यानी वो कहते हैं, आप जैसे फेस बता रहे हैं कि हाँ वो जी बड़े मसल बड़े कमज़ोर हो गए, कमज़ोरी बड़ी हो रही है, तो ये फीलिंग आ सकती है इसके साथ। लेकिन उसके लिए जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन आपको रिकमेंड करती है कि आप हफ्ते में 2 से 3 सेशन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको थोड़ा सा जिसपे आपको जोर लगाना पड़े, जैसे वेट ट्रेनिंग है, हल्का जिम जिसको कहते हैं, लाइट जिम कर लें 10 मिनट के लिए, हफ्ते में 3 सेशन कर लें। तो ये आपके मसल मैस को खराब कम होने से रोक सकते हैं, आपके मसल की कुव्वत उतनी बरकरार रहेगी। एक्सीलेंट नाउ सर, एक और बड़ी ये पब्लिक ही है सारे जो पूछते हैं सर इंसुलिन पंप के बारे में, देयर आर पंप्स जो सर्जिकली इम्प्लांट किए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या स्टेक है? अच्छा, उसमें जो सर्जिकली किसी ज़माने में था कि वो एक तो है कि आप पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर, लेकिन अब जो इंसुलिन पंप है पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन ये एक उसकी थोड़ी सी प्रिमिटिव यानी पुरानी फॉर्म है। लेकिन जो इस वक्त बाहर यूएस के अंदर जो पंप है, वो उसके अंदर इंसुलिन की डोज इतना पंप है जितना एक कॉकरोच का साइज़ होता है, वो आपके बॉडी के साथ लग जाता है। उसके साथ एक सेंसर के साथ वो अटैच होता है, आपकी शुगर भी रीडिंग आ रही होती है, आप जितनी इंसुलिन लगाना चाहें खाने के साथ उससे वहीं पे आप क्लिक पे आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी है, तो आपकी ऐप आपको गाइड करती रहती है कि आप इतनी इंसुलिन उसको चाहिए। सो बड़ा अच्छा कंट्रोल आता है। टाइप 1 जो बच्चे होते हैं उसके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चों में मैंने देखा और मेरे लिए बड़ी एक पेनफुल चीज़ होती है कि बच्चों में रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी बड़ी जल्दी होती है। आपने भी देखा होंगे कि उनके अंदर माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी रेटिना की आंखों की कॉम्प्लिकेशन गुर्दों की बहुत जल्दी होती है। 22 years होते हैं, 21 years होते हैं, बायलैटरल प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और दे आर टर्निंग ब्लाइंड, और वही सब जिंदगी के पीक पे होते हैं, वो स्ट्रगल करना चाहते हैं। तो ये टाइप 1 को जो एक चैलेंजिंग जॉब है उसको कंट्रोल करना, आप उसके A1C को नीचे रखना, इंसुलिन पंप इसके लिए बेहतर है। आई होप कि शायद कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में अवेलेबल हो। आई हैव गॉट फ्यू पेशेंट्स, वो कनाडा से, उनकी बच्ची सेम, वो अब बेसिकली रेटिनोपैथी के लिए आते थे, एंड दे ऑल ऑफ देम हैड दैट इंसुलिन पंप। तो वो फॉर मी दैट वाज अ वेरी बेसिकली दैट्स अ न्यू थिंग, मैं कह, एंड इट वाज वे अबाउट 5 to 7 years ago। तो इसका मतलब इंसुलिन pump you also recommend कि insulin pump should be implantable sir। अब ना सर कुछ आपके पास आप जिस तरह आपकी जो ज़्यादा फोकस है वो
वेट लॉस के ऊपर है। 70% डाइट एंड वेट लॉस। वेट लॉस कम तभी होगा जब आपने डाइट को करेगा। तो जिस तरह से बेटिक सर्जरी आपने कहा, उसमें डू यू रिकमेंड स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज और इस तरह की जो प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें पेशेंट्स जो है दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उसके देखिए बाद इसमें कुछ जो हमें थोड़ा सा चैलेंज आता है कि लोगों की जो एक्सेप्टेबिलिटी सर्जरी को, कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, कोई हमें कोई लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये क्वाइट सेफ सर्जरी है जी सर। और अच्छी बात है कि अगर डायबिटीज़ नहीं हुई है और आप ओवरवेट हैं तो आपका जो डायबिटीज़ है वो आपकी रिवर्सल में चली जाती है। सर्जरी रिकमेंडेड है। तो बेसिकली वो जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, बेसिकली वो स्टेपल कर देते हैं Yes, sir. स्टमक को, छोटा सा बना देते हैं जिसमें आप थोड़ी सी ग़िज़ा के साथ भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। बिल्कुल सर। ये तो है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस भी आती हैं इस गैस्ट्रेक्टमी करने से कि जो इमीडिएटली आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्सल में, Reversal. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये डायबिटीज़ बेसिकली ये गट डिजीज़ है। Gut disease, right. गट को के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ाते भी हैं True, sir. और कुछ उसको ठीक भी करते हैं। सही। तो उसका जो इफेक्ट जो कम करने वाले, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप भी सारे शुगर के मरीजों के जो आपका पाँव, वो दे आर वेरी 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 सेंसिटिव। ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि जी आप अपने मुंह से ज़्यादा अपने पाँव का ध्यान रखें। सो उसके लिए आपका क्या स्टेक है, उनको किस तरह उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा, वो आपको पता ही है कि उसके साथ जो अगर इन्फेक्शन शुरू हो जाए। देखिए जो न्यूरोपैथी है ना, जैसे नर्व्स का इन्वॉल्व होना, ये सबसे पहले की तो सिम्टम होती है। देखिए सबसे पहले पेन होती है, टीसें पड़ती हैं, ऐसे लगता है कोई छुरी से काट रहा है, फिर सुइयाँ चुभती हैं, कोई ऐसे लगता है कोई खंजर मार रहा है पैरों के अंदर। पहले पेनफुल होता है, फिर ये इनसेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं, ये शो करता है कि आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ख़राब है। तो जैसे हमने बात की, ये 3 चीज़ें हैं, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी यानी और ये नेफ्रोपैथी। ये 3 चीज़ें अच्छे कंट्रोल से बहुत अच्छी हो जाती हैं। अच्छा कंट्रोल के, अच्छा जो आपने फ़िक्रा भी पहले बोला कि इसका ख़्याल पाँव को ऐसे रखें जैसे अपने मुँह का, चेहरे का ख़्याल रखते हैं। हम अपने चेहरे पे ड्राइनेस नहीं होने देते, हम अपने चेहरे पे कोई ज़ख़म नहीं होने देते, अपने चेहरे को नरम रखते हैं, ठीक है? तो उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो इसी तरह हमारे पाँव भी इसी तरह होनी चाहिए। तो इसमें कोशिश करें कि घर के अंदर भी हों या आप बाहर भी हों तो नंगे पाँव ना चलें। जूता लें, कंफर्टेबल पहने जूता, और जूता अगर ख़रीदने जाएँ नया जूता, उसको ज़्यादा देर ना पहने, और ख़रीदने जाएँ तो शाम को ख़रीदें, सुबह को ना ख़रीदें। थोड़ा सा एडीमा होता है पाँव में, तो ताकि आपका साइज़ हो। और अगर जो पाँव की अगली शेप, जूता ऐसा हो जो पाँव के अंदर कंफर्टेबल हो, जो आपकी एड़ी को भी सपोर्ट दे, पंजों को भी सपोर्ट दे, जिसको पाँव चलने से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो एक तो ये बात है। और खुदा ना खासा किसी वजह से ज़ख़म भी हो जाता है तो फ़ौरी तौर पे उसका अपने डॉक्टर को इत्तला करें। अपने पाँव का मुआयना रोज़ करें, चाहे कोई आपका रिश्तेदार अजीज़ वो करे, और अगर नहीं है तो आप आईने को एक फ़र्श पे रख लें, तो आप अपने पाँव के जो नीचे वाला तलवा है उसको भी मुआयना कर सकते हैं। कोशिश करें इसको नीम गर्म पानी से आप साफ़ करें, मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह लगा के रखें, यानी नरम होना चाहिए। जो खुरदरी जिल्द है वो, उससे स्किन ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक के ब्रोकन स्किन होती है, वो उससे जरासीम इन्फेक्शन होने का। सच अ ब्यूटीफुल टेक होम मैसेज। सर ने आपको देखिए 4-5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। एक तो आपने देखिए असल में आपका पाँव नज़र आपको नहीं, और इशू ये होता है कि वो जो न्यूरोपैथी है उसके साथ आपको पता नहीं चल रहा होता। पाँव के नीचे से जैसे ज़ख़म हो गया, एड़ी पे ज़ख़म हो गया, और वो इन्फेक्शन के साथ, दर्द के साथ, और फिर आपको पता चलेगा। जैसे सर ने कहा कि आप एक शीशा रख लें, अगर सपोज आप झुक नहीं सकते, या और उसके साथ आप उसका जो सोल है वो, और उसकी जो एड़ी, वो लाजमी आपने चेक करना और उसको ड्राई रखना है। वेल सर, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेक होम मैसेज सर, ये आपने जो आपने दिया। सर अब आप सर हमें ये बताएं कि जिस तरह आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ये डायबिटीज़ फैल रही है, और जैसे 26 to 27%, और अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्टैट्स के अंदर उन्होंने, कतर ने बेसिकली, हालांकि मतलब से कतर और अरबी आपको पता है उनके ड्रेसेस भी ऐसे होते हैं जो, बट दे आर एबल टू कंट्रोल। आप इन जनरल किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हम एक कम्युनिटी सर्विस दें, उसमें देखिए अभी तक जो सारी आपकी ज़्यादा, उसमें आपने डाइट को ही ज़्यादा, और उसके बाद एक्सरसाइज को, तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्या आपकी जहन में स्कीम या सजेशन होती है जो आपके हिसाब में अगर हो, तो उससे हम जो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ या इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ आदर कि जो इंसिडेंस है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करके रिवर्सल में ले आए। जिस तरह आपको मैंने कतर में दे मोर देन 26-27% से वो 14% पे ले आए सर अपना, जो बहुत बड़ा उन्होंने, और वो पूरी दुनिया में उन्होंने एक मिसाल पैदा करके दिखा दी कि जी, और
कंट्रोल करके? देखिए हम इसमें दो पहलू हैं। एक तो है कि आपका जो नेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए और आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या होना चाहिए। जो नेशनल लेवल पे है उसमें हमें ये होना चाहिए कि कुछ लेजिस्लेशन यानी कानून साजी की भी हमें ज़रूरत है। ट्रू। यानी हम जितने भी हम फूड आइटम्स रेस्टोरेंट्स हैं या और ख़ास तौर पे फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स हैं या दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं, उस पे हर खाने का कैलोरीज लिखी जाए कि आपको मैंडेटरी हो, लाजमी हो कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज है। एग्जैक्टली, यस। ठीक है, ये खाना आपको इतने कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। आप देखें किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएं, उसके आगे नहीं लिखा जो होता। यंग जनरेशन है वो टूट के पड़ी होती है और उनको ये नहीं पता इसके अंदर हम क्या खा खा क्या रहे रहे हैं, हम कितना खाने जा रहे हैं। एक तो ये बात है। सेकेंडली, हमारे जो नेशनल लेवल पे जो काम करने वाले, हम लोग फूड स्ट्रीट्स ज़्यादा बना रहे हैं और हम लोगों ने पार्क्स कम कर दिए हैं। कई शहर ऐसे हैं, छोटे शहर, जहाँ पार्क ही नहीं है, जहाँ और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, उनके लिए सैर की या उनके लिए जगह ही नहीं है। कोई जगह ही नहीं है। Beautiful. उनको अपनी सेहत का ख्याल, वो बेचारे को अवेयरनेस भी नहीं है, ना उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना मौके हैं। तो ये एक इस पे बात करने की ज़रूरत है कि हमें अपने जो हर सोसाइटी है जो उसमें पार्क होना चाहिए लाजमी। एक इतनी पॉपुलेशन, इसमें एक पार्क लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो ये है। और हमें जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, नेशनल लेवल पे, जैसे अगर किस ज़माने में एक मैराथन होती थी, Yes, sir. तो वो हम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं सारा साल कुछ ना कुछ होती रहें, तो इसमें प्रमोट करें। तो अच्छा, अब हमारे जो जैसे अब आपका जैसे प्रोग्राम है, ये एक बहुत अवेयरनेस करता है डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियों के हवाले से। हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर अगर आप उसको सर्च करें, आपको अक्सरियत वीडियोस खाने पीने की मिलेंगी कि सबसे अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, सबसे अच्छा लाहौरी नाश्ता कहाँ से मिलेगा, सबसे अच्छी पूरियाँ कहाँ से मिलेंगी। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और कोई ये नहीं बताया कि भी ये चीज़ खाएंगे तो हमारा ये दिल अच्छा रहेगा, ये चीज़ खाएंगे हमारी डायबिटीज़ अच्छी करेगी। इसके बारे में 2-3 प्रोग्राम मिलेंगे, बस छोटे मोटे लोग उसको कहते हैं इसका क्या देखना। एग्जैक्टली, हाँ, तो वो लोग, अच्छा, फिर वो लोग इसको अट्रैक्ट करते हैं, वो अपने फूड के साथ फूड की तरफ फूडी बन गए, फूड ब्लॉगर्स बने हुए, और बेहतरीन खाना कहाँ से मिले, और अच्छे अच्छे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हम इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे होते हैं कि हम अपना वजन बढ़ाएं, और साथ वी आर एंडिंग अप विद डायबिटीज। और इसी वजह से सर वो प्रेवलेंस बढ़ रही है, इंसिडेंस इज गेटिंग इज ऑन द राइज। अच्छा, उसमें सिंपल तरीके से अगर हम सिर्फ अवेयरनेस दे दें कि नो योर नंबर, आपका वजन कितना होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। अगर हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस, आपकी डायबिटीज़ कब शुरू होती है, ये अवेयरनेस सोशल मीडिया पे हो या प्रिंट मीडिया पे हो या दूसरे कोई भी यूज़ हो, हर बंदे को पता हो कि मेरा इतना वजन होना चाहिए, मेरी शुगर इस पे लेवल, मेरा ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। तो हमें एक पता हो कि हमने एक अपने हेल्थ कॉन्शियस करने की ज़रूरत है। हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, हमें डॉक्टर बताएगा तो हमें ये बीमारी होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हमें देखें, हमें प्रिवेंशन बहुत सस्ती है, ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, इलाज बहुत महंगा है, प्रिवेंशन पे कुछ भी खर्चा भी नहीं आता। बिल्कुल सही, ठीक है। हम प्रिवेंट कर लें तो बीमारी हमारे जो बहुत बड़े खर्चे बच सकते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज सर। सो प्रिवेंशन इज फार 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 चीपर एंड बेटर than the treatment. Treatment is very, very expensive, sir. Such a beautiful talk, sir. ये देखिए, this is why I want, देखिए more than 35 years of experience is sitting in वो सारी बातें जो नाम डायबिटीज के ऊपर सर से करें तो सर मतलब he can talk for hours and hours and sir, it's a huge topic, sir. और देखिए सर ने किस तरह समंदर को कूजे में जमा किया और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको पाँव के बारे में, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, रिवर्सल के बारे में, ग्रे एरिया के बारे में, डेंजर साइंस, कौन सी एज ब्रैकेट, किस में आपने आना है, और उसके बाद सर एक और लास्ट में आप चाहूँगा कि इसकी फॉलोअप्स में आप पेशेंट्स को नॉर्मली कितनी देर बाद कहते हैं कि शुगर वाला पेशेंट आ गया है, उसका फॉलोअप कितना होना चाहिए? जो मैं बेसिकली हम बेस करते हैं कि हमारी HB1C हम 3 से 4 माह बाद करवाते हैं। ठीक है सर। तो एक लाजमी तौर पे एक पेशेंट को 3 से 4 माह बाद, जो स्टेबल है उसको 6 मंथ्स है, तो उसके बाद 6 मंथ से मेरे ख्याल से बाद में अगर आप ज़्यादा हो जाते हैं तो पेशेंट थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अगर कोई जिस पेशेंट को अच्छी अवेयरनेस है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड से मुराद की नहीं कि उसके स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन उसकी अच्छी है, तो एक आम आदमी की अच्छी हो सकती है, तो उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ्स के बाद मेरे एक्सपीरियंस में पेशेंट आमतौर पे रिलैक्स हो जाता है, वो अपने तवज्जो उसकी हट जाती है अपनी सेहत के मामले में।
और सर टेक होम मैसेज दे फॉर द डॉक्टर्स, बिकॉज आई रियली वांट कि जो यंग जनरल प्रैक्टिशनर्स, लेकिन सर देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन जो कि जनरल प्रैक्टिशनर से संभाली हुई है, और उसके बाद फिर वो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिशनर भी अगर सपोज उसके लिए और उसके बाद जनरल एक पॉपुलेशन के लिए, पहले जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए और जनरल प्रैक्टिशनर के लिए सबसे पहले अपने जो भी आपके डायबिटिक पेशेंट है उसकी कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। उसमें स्क्रीनिंग जैसे उसका HbA1c 3 से 4 माह बाद ज़रूर कराएं, उसके लिपिड प्रोफाइल हर 6 माह बाद आप करवाएं, उसका जो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यानी ACR जिसको एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो है, यूरिन का टेस्ट है, बड़ा इब्तदाई टेस्ट है, ACR टेस्ट है, उससे गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट का बहुत पहले पता चल जाता है। चौथी चीज़ है कि हर पेशेंट का साल में कम से कम एक दफ़ा आँखों का मायना ज़रूर करवाएं, तो ताकि ये कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग आपकी सारे मरीजों की होनी चाहिए और ये सबको सीख लेना चाहिए। और हम कॉम्प्लिकेशन को यानी हम जब मैं मेरी कोशिश होता है, मेरा जो सेंटर है जहाँ पे जब मैं काम करता हूँ, हमारी तकरीबन 100% स्क्रीनिंग है, तो साथ के हम ये सारे टेस्ट उनके रेगुलर बेसिस पे होते हैं। तो एक तो है कि इससे आप कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं और रोकथाम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। जो दूसरा जो आम मरीज़ों के लिए है, जो हम कहते हैं कि सबसे पहले डायबिटीज़ को तस्लीम करें कि आपको डायबिटीज़ है। कई लोग डिनाइल में रहते हैं, जी हमें तो है ही कुछ नहीं, हम ठीक हैं बिल्कुल। कोई डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अपना पता नहीं बताती, तो वो अपना पता नहीं बताती, पता ही नहीं चलता। तो जैसे मैंने बताया 50% को नहीं पता होता, पहले तस्लीम करें डायबिटीज़ है। फिर सेकंड जो स्टेप करना है कि इसके बारे में मैक्सिमम एजुकेशन हासिल करें। इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, आम दौर है, अच्छी किसी वेबसाइट पे अच्छे किसी आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके बारे में मैक्सिमम क्या इन्फॉर्मेशन है। चौथा, अपने इलाज की ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करें। ये नहीं कि मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा बेटा मेरे इलाज का ज़िम्मेदार है। मैंने अपने इलाज की ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करूँगा, मैंने इसको खुद फेस करना है, मैंने खुद इसको मैनेज करना है। ब्यूटीफुल सर। So thank you very much for joining us. It was pleasure having you, sir. It was really pleasure, and it's an honor for you, for us, for you to. Thank you. Yeah, thank you, sir.